हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 6 कराऊंगी। चैप्टर 6 है आपका साझेदारी संगठन मतलब पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। मैंने इससे पहले आपको 5 चैप्टर करा दिए। बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेस आपकी शुरू हो रही है। आपके मैंने 5 चैप्टर पूरे कंप्लीट करा दिए, जो जो मुझे उनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा। और ये आपके HBSC बोर्ड के अकॉर्डिंग है, क्लास 11th के। तो अगर आप मेरी वीडियो आपको मेरी पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर है साझेदारी संगठन पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है? प्राय यह देखा जाता है कि जब भी किसी नई व्यवस्था का प्रारंभ होता है तो इसका आधार पुरानी व्यवस्थाओं की सीमा होती है। मतलब जब भी कोई नई चीज़ शुरू होती है तो पुरानी चीज़ों में कमी होती है, इसलिए ही हम कोई ना कोई नई चीज़ यूज़ करते हैं। इसी प्रकार व्यवसाय की अनेक सीमाओं जैसे पूंजी की कमी, सीमित प्रबंध क्षमता आदि के कारण साझेदारी व्यवस्था का जन्म हुआ। मतलब एकाकी व्यवसाय था, उसमें बहुत सारी क्या थी, सीमाएं थी। जैसे पूंजी की कमी होती थी, उसमें एक अकेला व्यक्ति इतनी सारी पूंजी को इकट्ठा नहीं कर पाता था, और उसके पास सीमित प्रबंध क्षमता होती थी। बहुत सारी एकाकी व्यापार की सीमाएं होती है, मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में। इन्हीं सीमाओं को दूर करने के लिए साझेदारी का जन्म हुआ। एकाकी व्यापार प्रारंभ में अकेला ही व्यवसाय स्थापित करता था। मतलब एक अकेला व्यक्ति ही क्या करता था, व्यवसाय को प्रारंभ करता था। जैसे ही व्यवसाय का विस्तार होने लगता, वह प्रबंध की क्षमता को बढ़ाने के लिए वैतनिक प्रबंध को नियुक्त कर लेता और वित्त प्रबंध के रूप में ऋण लेकर काम चलाने लगता। लेकिन जब कोई एकाकी व्यावसायिक उपक्रम एक सीमा से अधिक बढ़ जाता तो प्रबंधक व ऋण दोनों ही अपर्याप्त होने लगते। मतलब बहुत सारी सीमाएं थी, उनको पूंजी इतनी नहीं होती थी एक अकेले व्यक्ति के पास कि वो अपने व्यापार का पैमाना बढ़ा सके, ना ही उसके पास इतनी प्रबंध क्षमता होती थी कि वो अच्छे अच्छे डिसीजन ले सके जिससे उसके व्यवसाय को लाभ हो। इसलिए इन सीमाओं को दूर करने के लिए क्या है, साझेदारी का जन्म हुआ। तो एकाकी व्यापार को अपने किसी कर्मचारी तथा बाहरी व्यक्ति को साझेदार के रूप में अपने साथ मिलाना पड़ता था। मतलब एक अकेला व्यक्ति तो पूंजी नहीं जुटा तक ना ही उसके पास इतनी कुशलता होती, इसलिए वो किसी अन्य व्यक्ति को अपने साथ काम करने के लिए लगा लेता। तो इस प्रकार व्यवसाय का स्वामित्व एक व्यक्ति तक सीमित न रहकर अनेक व्यक्तियों में विभाजित हो जाता। और इस प्रकार से व्यवसायिक संगठन का प्रारूप क्या कहलाता है, साझेदारी संगठन। जब किसी व्यवसाय में एक से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं और लाभ कमाने के लिए और वो लाभ सब में इक्वल डिवाइड होता है। मतलब एक व्यवसाय को चलाने के लिए जब बहुत सारे व्यक्ति कार्य करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, साझेदारी संगठन कहते हैं। तो अब इसका मीनिंग की बात करें, साझेदारी का अभिप्राय व्यवसायिक संगठन के ऐसे प्रारूप से जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से किसी वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत हो। लीगल कोई भी व्यवसाय हो, उसको चलाने के लिए जब बहुत दो या दो से अधिक व्यक्ति सहमत हो जाते हैं तथा व्यवसाय में वो सभी पूंजी लगाते हैं। मतलब इक्वल क्या लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं। प्रबंध की योग्यता का सामूहिक प्रयोग करते हैं तथा लाभ हानि को आपस में बांटते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से अपने वैधानिक किसी व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते हैं और लाभ हानि को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं और सब मिलकर पूंजी लगाते हैं किसी व्यवसाय में, तो उसको हम क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। उसके बाद डेफिनेशन की बात करें तो यही डेफिनेशन आपको याद करनी है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार आपकी डेफिनेशन है, साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय को लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया है जिसे वे सब चला रहे हैं या उन सब की ओर से कोई एक चला रहा है। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन ऑल और एनी देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब जब एक व्यक्ति मिलकर चला रहा हो सारे व्यवसाय को अन्य व्यक्तियों की सहमति से, तो उसको भी हम साझेदारी बोलते हैं। तो ये आप डेफिनेशन लर्न कर सकते हो। आज मैं आपको इसकी विशेषताएं बताऊंगी। विशेषताएं आपकी इसमें दो तरीके की होती है, एक होती है वैधानिक लक्षण, एक होती है सामान्य लक्षण। सबसे पहले बात करते हैं स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स की, वैधानिक लक्षण की। साझेदारी के वैधानिक लक्षण कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले
जो विधान के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। सबसे पहले एक से अधिक व्यक्तियों का होना। जिस भी व्यवसाय में एक से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी कार्य करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। किसी भी साझेदार में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, क्योंकि अकेला व्यक्ति स्वयं अपना साझेदार नहीं हो सकता। अगर अकेला व्यक्ति मिलकर कार्य करता, अकेला ही व्यक्ति सारा प्रबंध करता है तो वो एकाकी व्यापार कहलाएगा। जब एक से अधिक व्यक्ति कोई व्यवसाय चलाते हैं, वैधानिक व्यवसाय चलाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। इसी विशेषता के आधार पर यदि भविष्य में साझेदारों की संख्या घटकर 1 रह जाए तो साझेदारी समाप्त हो जाती है। जैसे किसी व्यवसाय में 2 व्यक्ति काम कर रहे थे, 2 में से यदि 1 व्यक्ति हट गया तो एक अकेला व्यक्ति बच गया ना, तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। वहाँ पर साझेदारी आपकी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। साझेदारों की संख्या 50 से अधिक नहीं हो सकती, मतलब किसी भी व्यवसाय में 50 से अधिक व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकते। यदि साझेदारों की संख्या 2 से कम और 50 से अधिक हो जाए तो साझेदारी को अवैध या इलीगल माना जाएगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है व्यवसाय का होना, एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के संगठित होने को साझेदारी तभी कहा जाएगा यदि वे किसी व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत हुए हैं। मतलब अगर वो उनकी सहमति है और वो किसी व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत हुए हैं तो, और वो भी वैधानिक व्यवसाय, इलीगल नहीं होना चाहिए। वो कार्य क्या होना चाहिए? वो व्यवसाय क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, तब हम उसको साझेदारी कहेंगे। थर्ड पॉइंट है अनुबंधित संबंध, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। साझेदारों के मध्य हुए अनुबंध के आधार पर ही साझेदारी का निर्माण होता है। अतः साझेदारों के मध्य अनुबंध का होना आवश्यक है। मतलब एक एग्रीमेंट होता है, उसके आधार पर सभी व्यक्तियों की सहमति लिखी होती है कि किसने कितने कैपिटल लगाया है, किसका कितना प्रॉफिट मिलेगा या कैपिटल कितनी, मतलब उसमें सारी बातें साझेदारों से रिलेटेड सभी लिखी होती है। वो कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं है किसी फर्म में साझेदार नहीं बन सकते। जैसे अवयस्क मतलब जो 18 साल से नीचे की एज का है, उसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती, उसमें सोचने समझने की इतनी शक्ति नहीं मानी जाती। और ना ही कोई पागल व्यक्ति तथा कानून द्वारा अयोग्य व्यक्ति फर्म में साझेदार के रूप में सम्मिलित हो सकता। मतलब ना तो कोई अवयस्क व्यक्ति होना चाहिए, ना कोई पागल होना चाहिए, ना कोई ऐसा क्रिमिनल व्यक्ति क्या है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता साझेदारी का। ठीक है। उसके बाद धारा 30 के अनुसार एक अवयस्क को साझेदारी में प्रविष्टि कराया जा सकता है, लेकिन ऐसी प्रविष्टि वह पूर्ण रूप से साझेदार नहीं बन सकता, केवल वह लाभों में हिस्सा बन सकता है। मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है। हमें जब भी साझेदारी हम शुरू करते हैं तो हमारे बीच कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट से कोई माइनर व्यक्ति या कोई सोच समझ मतलब जिसमें सोचने समझने की क्षमता हो वही व्यक्ति क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है उद्देश्य लाभ कमाना तथा आपस में बांटना, प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ अ प्रॉफिट। साझेदारी का एक महत्वपूर्ण लक्षण व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना तथा उसे साझेदारों में परस्पर बांटना है। कोई भी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है कानूनी रूप से साझेदार नहीं हो सकती। यहाँ पर यह समझ लेना आवश्यक है कि केवल लाभ में हिस्सा होना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु हानि में भी हिस्सा होना कोई आवश्यक नहीं। अतः ऐसे साझेदार भी हो सकते जो केवल लाभ में हिस्से के लिए फर्म में सम्मिलित किए गए। मतलब हमारा उद्देश्य, जो व्यवसाय में जितने भी साझेदार हैं उनका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाभ कमाना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें हमेशा लाभ ही हो, कभी कभी उनको हानि भी हो सकते हैं, लेकिन इससे साझेदारी समाप्त नहीं होगी। सिर्फ आपका उद्देश्य एक, आपका लक्ष्य एक होना चाहिए, वो है लाभ कमाना। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है स्वामी या एजेंट का संबंध, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। स्वामी एवं एजेंट के संबंध का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार एक स्वामी अपने फिफ्थ पॉइंट है आपका स्वामी एवं एजेंट का संबंध, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। मतलब हर साझेदारी में हर एक व्यक्ति क्या होता है? स्वामी होता है, और हर एक व्यक्ति क्या होता है? एजेंट। एक व्यक्ति के किए गए कार्य का प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर भी पड़ता है। ठीक है। तो वो स्वामी एजेंट का रिलेशनशिप होता है। तो ये मैंने 5 पॉइंट आपको क्या किसके कराए हैं? वैधानिक लक्षण के। वैधानिक लक्षण में आपने किया एक से अधिक व्यक्ति, सेकंड किया आपने व्यवसाय का होना, थर्ड किया आपने अनुबंधित संबंध, फोर्थ किया उद्देश्य लाभ कमाना, फिफ्थ किया स्वामी एवं एजेंट का संबंध। उसके बाद बात करते हैं सामान्य लक्षण की। सामान्य मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? सबसे पहले होता है असीमित दायित्व, मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी।
साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। अन्य शब्दों में साझेदारी के समस्त दायित्व के लिए प्रत्येक साझेदार संयुक्त व पृथक दोनों प्रकार से उत्तरदायी होता है। उदाहरण के लिए साझेदारी फर्म के समापन की दशा में यदि फर्म की देनदार या उसकी संपत्तियों से अधिक है, मतलब उनको देना ज़्यादा है लेकिन उनके पास इतनी संपत्तियाँ नहीं हैं, तो लेनदार किसी भी साझेदार से व्यक्तिगत रूप से सभी साझेदारों से संयुक्त रूप से अपना ऋण वसूल कर सकता है। मतलब अगर देनदारियाँ ज़्यादा है फर्म के समापन के टाइम पर, तो उनकी पर्सनल एसेट भी यूज़ की जा सकती है भुगतान करने के लिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका पृथक अस्तित्व नहीं, नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। साझेदारी का अस्तित्व साझेदारों से अलग नहीं होता। अस्तित्व अलग न होने का अभिप्राय है कि फर्म से संबंधित सभी अनुबंध फर्म पर लागू होने के साथ साथ प्रत्येक साझेदार पर भी व्यक्तिगत रूप से लागू होते हैं। अगर साझेदारी के लिए कोई नियम बनाया गया है तो वो सभी साझेदारों पर सेम तरीके से क्या होगा? लागू होगा। थर्ड पॉइंट है अत्यंत सद्विश्वास, अटमोस्ट गुड फेथ। साझेदारों के मध्य अत्यंत सद्विश्वास का होना साझेदारी की आधारशिला है। इस विशेषता के अभाव में साझेदारी का कोई औचित्य नहीं रहता। यहाँ सद्विश्वास का अर्थ है कि सभी साझेदार एक दूसरे को फर्म के हित को प्रभावित करने वाली सभी बातों की जानकारी देंगे। मतलब किसी को भी किसी तरीके की बातें छुपानी नहीं चाहिए, उनमें भावना होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए।